नमस्कार। आज बात करेंगे उन दो नेताओं की जिन्होंने भाजपा मुक्त भारत का नारा दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। चंद्रशेखर राव जब पटना पहुंचे तो उन्होंने नीतीश कुमार के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने भाजपा मुक्त भारत का नारा दिया। उससे कुछ ही दिन पहले जब नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा था और राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन करके और नई सरकार बनाई थी बिहार में, तो उन्होंने भी ऐसी ही इसी से मिलती जुलती बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जो 2014 में जीते थे वो 2024 में नहीं जीतेंगे। यानी 2024 में भाजपा लोकसभा का चुनाव हार सकती है, ऐसा नीतीश कुमार भी मानते हैं और के चंद्रशेखर राव भी मानते हैं। नीतीश कुमार ने अभी मानना शुरू किया है जब उन्होंने भाजपा का साथ छोड़ा है, और चंद्रशेखर राव पहले से ये बात मान रहे हैं। अब इन दोनों नेताओं की जो अपनी निजी मजबूरियां हैं उनको छोड़ दें। चंद्रशेखर राव की बड़ी मजबूरी है, उनको लग रहा है कि तेलंगाना में बीजेपी अपनी जगह बना रही है और ऐसा हो सकता है कि वो कुछ उलटफेर कर दे। अभी हाल में जो उपचुनाव हुआ था हुजूराबाद का, उसमें वो प्रतिष्ठा की लड़ाई थी। कांग्रेस छोड़ करके एक विधायक बीजेपी में शामिल हुए थे और बीजेपी ने वह उपचुनाव जीता था। मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के सारी ताकत लगाने के बावजूद हुजूराबाद में बीजेपी जीती थी उपचुनाव। अभी एक और सीट का उपचुनाव होना है और उसी तरह की प्रतिष्ठा की लड़ाई है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी वहां 3 सीटों पर जीती थी, और इस बात को भांप कर कि लोकसभा चुनाव के साथ अगर विधानसभा चुनाव हुए जैसा पहले हुआ था, ये तो चंद्रशेखर राव को यह खतरा दिख रहा था कि अगर लोकसभा के साथ चुनाव होता है विधानसभा का तो बीजेपी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। इसलिए उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव के 6 महीना पहले ही अपने यहाँ विधानसभा करा लिया था, समय से पहले विधानसभा भंग करके, जबकि 2014 का विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ हुआ था। तो उनकी अपनी मजबूरी है बीजेपी का विरोध करने की, क्योंकि उनको अपना राज्य बचाना है। नीतीश कुमार की अपनी मजबूरी है, चाहे मंडल राजनीति की वजह से हो या अपनी सत्ता की वजह से हो, उनको अब बीजेपी को हराना है हर हाल में। इन दोनों नेताओं की मजबूरियों को अलग रख दें, तब भी एक बड़ा सवाल है कि क्या भाजपा मुक्त भारत संभव है? अगले 1.5 साल में क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि विपक्ष बीजेपी को हरा दे 2024 के लोकसभा चुनाव में? एक तरफ ऐसे कई राजनीतिक जानकार हैं, बड़े राजनीतिक जानकार, सैफोलॉजिस्ट और चुनाव विश्लेषण करने वाले लोग, जो मान रहे हैं कि 2024 डन डील है, मतलब 2024 में नरेंद्र मोदी और बीजेपी का जीतना तय है। तो दूसरी ओर एक जमात ऐसे नेताओं की है जो भाजपा मुक्त भारत की बात कर रहे हैं या ये दावा कर रहे हैं कि जो 2014 में जीते वो 2024 में नहीं जीतेंगे। अब ऐसा कैसे संभव है? अगर ऐसा होता है तो कैसे होगा? राजनीति में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती है, कोई भी चीज़ असंभव नहीं होती है। नेता जब सबसे ज़्यादा जीत के भरोसे में होते हैं तब वो लोकसभा का चुनाव हार जाते हैं, विधानसभा का चुनाव हार जाते हैं। इसलिए कोई हैरानी नतीजों को लेकर के, हिंदुस्तान में नतीजों को लेकर के कभी हैरान होने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अब अगर ये संभव होगा, जैसा कि केसीआर और नीतीश कुमार ने कहा कि भाजपा मुक्त भारत बनाने की अगर बात होती है तो वो कैसे होगा? इसको समझने के लिए भारत के जो राज्य हैं और उन राज्यों में लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी का जो परफॉर्मेंस रहा है, उस हिसाब से उन राज्यों को अलग अलग 3 श्रेणियों में बांटना होगा या 4 श्रेणियों में बांटना होगा। एक श्रेणी ऐसे राज्यों की है जहां भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है, पारंपरिक रूप से मजबूत है, उसका वहां बेस है, हिंदुत्व की प्रयोगशाला रहे हैं ऐसे राज्य। उन राज्यों में बीजेपी 2014 में भी और 2019 में भी लगभग सारी सीटों पर जीती है, या उसका ऐसा परफॉर्मेंस है जहां उसमें और सुधार की गुंजाइश नहीं है। ऐसे राज्यों में गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। गुजरात की सारी सीटें 26 सीटें बीजेपी ने जीती है, राजस्थान की सभी 25 सीटें बीजेपी जीती है, मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटें बीजेपी ने जीती है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, जहां झारखंड में 14 में से 11 सीटें बीजेपी जीती है। तो ऐसे छत्तीसगढ़ में भी 11 में से 9 सीटें बीजेपी जीती है। तो ये ऐसे राज्य हैं। फिर दिल्ली है जहां 7 की 7 सीटें बीजेपी जीती है, हरियाणा में 10 की 10 जीती है, उत्तराखंड में 5 की 5 जीती है, हिमाचल प्रदेश में 4 की 4 जीती हैं। तो ये ऐसे राज्य हैं जहां पिछले दोनों चुनाव में बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और इसमें अब सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। जहां 7 सीट है और बीजेपी 7 सीट जीती हुई है तो उसमें क्या सुधार होना है? तो एक तो ऐसे राज्य हैं। दूसरे राज्य ऐसे हैं जहां पिछले चुनाव में बीजेपी को विंडफॉल गेन हुआ था, मतलब छप्पर फाड़ फायदा हुआ था और छप्पर फाड़ वोट मिले थे। ऐसे राज्यों में सबसे ऊपर पश्चिम बंगाल है,
जहां बीजेपी 18 सीट जीती थी। 2014 में उसे सिर्फ 2 सीटें मिली थी और उसके अगले चुनाव में 19 में उसने 18 सीटें जीती। उड़ीसा है जहां 8 सीटें बीजेपी को मिली और कर्नाटक है जहां 28 में से 25 सीटें बीजेपी जीती थी। इन राज्यों में लड़ाई होती थी, बीजेपी कर्नाटक में तो जीतती रहती थी, लेकिन वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में उसका परफॉर्मेंस कभी ऐसा नहीं रहता था जैसा पिछली बार हुआ। कर्नाटक में भी बीजेपी 12-14 सीटें जीतती थी, 18 सीट जीतती थी, पिछली बार उसने 25 सीटें जीती। तो ये विंडफॉल गेन वाले स्टेट हैं बीजेपी के। तीसरे राज्य हैं ऐसे राज्य जहां बीजेपी को अपने सहयोगियों की वजह से बड़ी जीत मिली। ऐसे राज्यों में बिहार है जहां जनता दल यू और लोजपा के साथ होने की वजह से बीजेपी 17 सीटें जीती, 17 सीटों पर लड़ी और 17 की 17 जीत गई थी। ऐसे राज्यों में महाराष्ट्र है जहां शिवसेना के साथ मिलकर के वो लड़ी और 48 में से 23 सीटों पर वो चुनाव जीती। उसकी सहयोगी कांग्रेस शिवसेना ने 18 सीट जीती थी। मतलब बीजेपी और शिवसेना दोनों ने मिलकर के 48 में से 41 सीटें जीत ली थी। ऐसा ही बिहार में हुआ था कि बीजेपी, जनता दल यू और लोजपा ने 40 में से 39 सीटें जीती थी। तो ये ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी को अपने सहयोगी पार्टियों का फायदा हुआ था। एक कैटेगरी और है राज्यों की जो पहले से भाजपा मुक्त राज्य हैं, जहां भाजपा नहीं है, जैसे तमिलनाडु है, केरल है, आंध्र प्रदेश है। ये दक्षिण के राज्य हैं जहां बीजेपी का नहीं जीती है, जहां उसका कोई भी एमपी नहीं है लोकसभा में। तो इन राज्यों के लिहाज से जो अपोजिशन पार्टीज अगर बीजेपी को चुनाव हराने की रणनीति बना रही हैं, तो सिर्फ भाषण देने से या नारा देने से या अपना 2 नेताओं के बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से बीजेपी नहीं हारेगी। उसके लिए अपोजिशन को जो रणनीति बनानी होगी वो इन 4 श्रेणी के राज्यों के लिए अलग अलग तरह की रणनीति बनानी होगी, तब जाकर के विपक्ष को कुछ फायदा हो सकता है या वो बीजेपी को हराने के बारे में सोच सकती है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है वो दूसरे और तीसरे श्रेणी के राज्यों की है। ऐसे राज्य जहां बीजेपी को विंडफॉल गेन हुआ था, और दूसरा ऐसे राज्य जहां बीजेपी अपने सहयोगी दलों के दम पर चुनाव जीती थी। इन्हीं 2 राज्यों में अगर अपोजिशन पार्टी इन 2 राज्यों को फोकस करता है, इन 2 राज्यों के में चुनाव जीतने की रणनीति बनाता है, इन 2 राज्यों में विपक्ष एकजुटता बनाता है, तो बीजेपी जो भाजपा मुक्त भारत बनाने का नारा है वो 100% संभव हो सकता है। ये संयोग है कि बिहार में जहां विंडफॉल गेन हुआ, बीजेपी जहां अपने सहयोगी के दम पर छप्पर फाड़ वोट जीत के आई, जहां उसने 17 सीटें लड़ी और 17 जीती, वहां की भी उसकी सहयोगी अलग हो गई है। और जो महाराष्ट्र में जहां उसने 23 सीटें जीती है, वहां भी उसकी सहयोगी पार्टी अलग हो गई है, वहां भी शिवसेना उसके साथ नहीं है। बिहार में जदयू और महाराष्ट्र में शिवसेना अब उसके साथ नहीं है। तो अगर इन राज्यों में अगर बीजेपी माफ कीजिएगा, विपक्षी पार्टियां अगर एकजुटता की रणनीति बनाती हैं, जैसे बिहार में आज जनता दल यू, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी, ये तीनों एक साथ हैं। इनके अलावा वामपंथी पार्टियां भी हैं, जो तीनों वामपंथी पार्टियां सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल। जीतन राम मांझी की पार्टी हम भी इसी गठबंधन में है। इस गठबंधन का वोट जो अगर पिछला वोट भी जोड़ें तो वो 54-55% वोट बनता है। तो अगर ये सारी पार्टियां एक हो जाती हैं और एक साथ लड़ती हैं, तो कोई हैरानी नहीं होगी कि बीजेपी ने जो 17 सीटें जीती हैं वो दहाई से नीचे आए और उसके लिए 2, 4, 5 सीटें जीतनी भी मुश्किल हो जाए। इसी तरह से पश्चिम बंगाल है, वहां 18 सीटें मिली लोकसभा चुनाव में बीजेपी को। अगर वहां आज अगर भाजपा मुक्त विपक्ष की बात हो रही है, तो अगर कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट दोनों ये सोच के चले कि अगर हमको नहीं लड़ना है या हम अगर 2 सीटों पर हैं तो इससे बेहतर नहीं कर सकते हैं, लेकिन ममता बनर्जी को बेहतर करने का मौका दिया जाए, अगर वो समूचा विपक्ष वहां ममता बनर्जी के पीछे एकजुट होता है, ममता बनर्जी के हिसाब से वहां चुनाव की रणनीति बनती है जैसा कि उन्होंने विधानसभा चुनाव में बनाया था, तो कोई हैरानी नहीं होगी कि वहां भी बीजेपी की सीटें घटाई जा सके। वहां 18 सीटें हैं बीजेपी की। इस तरह का एक और राज्य है झारखंड, जहां लोकसभा चुनाव के बाद जब विधानसभा चुनाव हुए थे, तो कांग्रेस और जेएमएम के गठबंधन ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिया था। उनको बहुमत से काफी अच्छी खासी संख्या में सीटें मिली थी, कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम के अलायंस को। तो वो अलायंस अगर वहां की 14 सीटों पर चुनाव लड़ता है, जहां 11 सीटें अकेले बीजेपी ने जीती हैं और 1 सीट उसकी सहयोगी को मिली है, 14 में से 12 सीटें एनडीए को मिली थी, तो वहां बीजेपी की संख्या विपक्ष घटा सकता है। इसी तरह से कर्नाटक है, जहां विंडफॉल गेन हुआ था बीजेपी को, 28 में से 25 सीट बीजेपी जीती थी। अगर वहां कांग्रेस और जेडीएस दोनों पार्टियां साथ आती हैं, एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ती हैं, जैसा मिलकर के दोनों ने सरकार चलाया था और उनकी सरकार बीजेपी ने गिरवाई थी विधायकों को तोड़ करके, अगर ये दोनों पार्टियां साथ आती हैं
तो 2019 का परफॉर्मेंस दोहराना किसी स्थिति में संभव नहीं होगा बीजेपी के लिए, चाहे वहाँ ईदगाह मैदान का इशू बने, चाहे हलाल मीट का इशू बने या हिजाब का मुद्दा बने। वहाँ की स्थिति ऐसी है, वहाँ की जातीय संरचना ऐसी है कि अगर वोकालीगा समुदाय जिसका नेतृत्व देवगौड़ा परिवार करता है और पिछड़ा वोट जिसके सबसे बड़े नेता वहाँ सिद्धारमैया हैं, अगर ये लोग एक साथ आते हैं, जेडीएस और कांग्रेस साथ मिलकर के लड़ते हैं, तो वहाँ बीजेपी की सीटें ये लोग कम कर सकते हैं। सबसे एक महत्वपूर्ण राज्य महाराष्ट्र है, जहाँ बीजेपी की उसकी सहयोगी पार्टी ने उसका साथ छोड़ दिया है। अगर शिवसेना आज एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़े तो फिर बीजेपी वहाँ अकेले पड़ेगी। बीजेपी को शिवसेना का साथ मिला था और तब उसने 23 सीटें जीती थी, और बीजेपी शिवसेना दोनों ने मिलकर 41 सीटें जीती थी। अगर आज शिवसेना दूसरी तरफ चली जाए और शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस साथ मिलकर के लड़े तो वहाँ भी बीजेपी की सीटें कम हो सकती हैं। के चंद्रशेखर राव ने भाजपा मुक्त भारत का नारा दिया। उनको सबसे पहले ये सोचना होगा कि वो तेलंगाना को भाजपा मुक्त बना सकते हैं या नहीं। भाजपा मुक्त तेलंगाना संभव है या नहीं है। तेलंगाना की 17 में से 4 सीटें पिछली बार बीजेपी जीती थी। 9 सीटों पर तेलंगाना राष्ट्र समिति को जीत मिली थी और 3 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। अगर के चंद्रशेखर राव ऐसी रणनीति बनाते हैं कि वो भाजपा को वहाँ रोक दे, जो वहाँ भाजपा को 4 सीटें मिली हैं उससे बढ़ने नहीं दें, उससे कम कर दें, तो ये उनका बहुत बड़ा योगदान होगा अपोजिशन की एकजुटता में। तो इन जिन राज्यों की मैंने अभी बात की, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना, इन राज्यों में बीजेपी को 98 सीटें मिली हैं। उन राज्यों को छोड़ दे जहां वो सारी सीटें जीती हैं, उनकी कोई स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत नहीं है। अगर इन 98 सीटों में अपोजिशन आधी सीटें भी कम कर देता है, और वो सिर्फ अगर अपोजिशन एकजुट हो जाए तो बिल्कुल संभव है, तो उसको अगर कम कर देता है, उतने से बीजेपी का आंकड़ा बहुमत के नीचे आ जाएगा। अब जो बातें हुई, जो पटना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार और के चंद्रशेखर राव से पूछा गया, उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि कांग्रेस अलायंस में रहेगी या नहीं रहेगी, और प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, अपोजिशन का साझा उम्मीदवार कौन होगा, क्या नीतीश कुमार साझा उम्मीदवार होंगे। अब इस बात की कोई जरूरत नहीं है इस बात को डिस्कस करने की कि अपोजिशन का उम्मीदवार कौन होगा। अपोजिशन का कोई उम्मीदवार 2004 में भी नहीं था, जब अटल बिहारी वाजपेयी जैसे स्टालवार्ट को, जो उस समय चुनाव जीतने के 100% भरोसे में थे, और अपोजिशन ने हरा दिया था। कांग्रेस को उस बीजेपी से ज्यादा सीटें आ गई थी। इंडिया साइनिंग और फील गुड इंडिया के नारे के बीच में कांग्रेस को ज्यादा सीटें आ गई थी बीजेपी से, और अपोजिशन ने कमाल का परफॉर्मेंस किया था उस समय। राष्ट्रीय जनता दल को अपने इतिहास की सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, लेफ्ट पार्टियों को अपने इतिहास की सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, समाजवादी पार्टी को अपने इतिहास की सबसे ज्यादा सीटें मिली थी। उस समय कोई चेहरा नहीं था अपोजिशन का और कोई रणनीति भी नहीं बनी थी। लेकिन अगर उस 2004 के चुनाव नतीजे का कोई टेम्पलेट है, कोई लिफलेट है, आप उसको निकालिए और अपोजिशन सिर्फ उस आधार पर काम करे कि हर अपोजिशन नेता को जो ये सोच के बैठा है कि उसको बीजेपी को हराना है, वो अपने राज्य में सिर्फ बीजेपी को हरा दे। किसी एक नेता को अखिल भारतीय स्तर पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है। चंद्रशेखर राव बीजेपी को तेलंगाना में रोक दें, नीतीश कुमार बीजेपी को बिहार में रोक दें, हेमंत सोरेन कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर के बीजेपी को झारखंड में रोक दें, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में बीजेपी को रोक दें और कांग्रेस लेफ्ट उनका साथ दें, उद्धव ठाकरे और शरद पवार मिलकर के महाराष्ट्र में रोक दें उनको, देवगौड़ा परिवार और कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, सिद्धारमैया, डीके शिवकुमार मिलकर के उनको कर्नाटक में रोक दें। ये सारे नेता जो आज यह एकदम ऐसे बेसिर पैर की बातें हो रही हैं कि कोई अखिल भारतीय मोर्चा बने, कोई एक अखिल भारतीय चेहरा लॉन्च किया जाए, कोई एक अखिल भारतीय, इस तरह की इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। जो 2014 का ये बहुत निकट अतीत का इतिहास है, उसको देखिए और समझिए कि उस समय कैसे अपोजिशन पार्टी चुनाव जीती थी और कैसे बीजेपी हारी थी। सिर्फ उन राज्यों में जहां बीजेपी है, मजबूत है, जहां जीती है, जहां उसको विंडफॉल गेन हुआ है, जहां सहयोगी पार्टियों से उसको फायदा मिला, उन सब जगहों की अलग अलग स्टेट वाइज आप रणनीति बनाएं और राज्यों में बीजेपी को आप रोक दें। हाँ, चेहरा भले एक नहीं हो, लेकिन मुद्दा एक होना चाहिए, कॉमन मुद्दा एक, और वो मुद्दा है अर्थव्यवस्था का, वो मुद्दा है महंगाई का और बेरोजगारी का। इसके अलावा अपोजिशन अगर कोई भी दूसरा मुद्दा उठाता है या उस पिच पर खेलने जाता है जिस पिच पर बीजेपी खेल रही है, जिसकी माहिर खिलाड़ी है बीजेपी, राष्ट्रवाद पर बीजेपी का एक अधिकार है, उस राष्ट्रवाद को, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को, धार्मिक उन्माद को, सांप्रदायिक मुद्दे पर अगर कोई भी अपोजिशन पार्टी उसमें किसी एजेंडे पर जाता है तो वो बुरी तरह से मुंह की खाएगा। सिर्फ अर्थव्यवस्था,
आप याद करें, जो इतिहास के विद्यार्थी हैं, राजनीति का इतिहास जो पढ़ते हैं, राजनीति पर नजर रखते हैं, उन्होंने देखा था 1992 में अमेरिका का चुनाव कैसा हुआ था। 1991 में खाड़ी का युद्ध हुआ था और जॉर्ज बुश अपनी लोकप्रियता के चरम पर थे। उन्होंने सद्दाम हुसैन को हराया था वहां इराक में, और वो खाड़ी युद्ध अमेरिका के इतिहास का एक बड़ी लड़ाई थी, बड़ी जीत थी। और उस युद्ध के तुरंत बाद चुनाव हुआ था वहां, राष्ट्रपति चुनाव का जब चुनाव हुआ था, जब राष्ट्रवाद का उन्माद अमेरिका में चरम पर था, तो 92 का चुनाव हुआ था और बिल क्लिंटन ने एक लाइन का एक नारा दिया था, इट इज द इकोनॉमी स्टूपिड। ये नारा था उनका कि सिर्फ ये अर्थव्यवस्था का मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ अर्थव्यवस्था मुद्दा है और दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। अगर अपोजिशन हर राज्य में अपने को मजबूत करे, एकजुटता बनाए राज्यवार, और ये मुद्दा दे कि अर्थव्यवस्था सिर्फ मुद्दा है, महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा है, उस पिच पर नहीं जाए जो पिच बीजेपी के अनुकूल है, फिर देखिए 2024 में जो नारा आज दिया जा रहा है वो नारा साकार हो सकता है। लेकिन वो सिर्फ नारे से नहीं होगा, उसके लिए अपोजिशन को बहुत बारीक माइन्यूटली अपनी स्ट्रेटेजी बनानी होगी, अपनी तैयारी करनी होगी। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।